फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 8 फरवरी 2021 और 8 फरवरी 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए होंगे हम उनको देखेंगे तथा उनका हिंदी रूपांतरण भी आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो आर्टिकल आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अभी कल आपको पता होगा कि जो हिमस्खलन और प्लस साथ में जो ग्लेशियर फट गया उत्तराखंड में, उसके बाद वहाँ कई लोगों की जान चली गई। तो ये देखिए बहुत ही दुखद घटना थी और इसका कारण कहीं न कहीं हम ही हैं, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन जो हम अभी आपको लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आप पढ़ के छोड़ देते हो, तो पढ़ के छोड़ना ही नहीं, वो जो 300-400 है वो उसी सब की देन है कि आज यहाँ पे ग्लेशियर फटा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इससे पहले भी जो हमारा उत्तराखंड है 2013 1972, उससे पहले भी जब तक वो 1991 में वहाँ पे भूकंप बहुत तगड़ा आया था। तो देखिए, जो नेचर है, अगर नेचर के साथ आदमी खिलवाड़ करता है तो नेचर कहीं न कहीं उसके साथ बदला जरूर लेती है। और देखिए यहाँ पे मोदी की कॉफ पोल, मतलब मोदी जी ने अब कहाँ बंगाल में अपना जो राजनीतिक जो अखाड़ा है उसको लड़ना शुरू कर दिया है। वो बंगाल पहुँच रहे हैं, बंगाल में पूरी जोर शोर से लड़ाई ममता दीदी और इनके बीच में चल रही है। तो आगे हम जो देखें मेन इम्पॉर्टेंट है, जो इस रुद्रप्रयाग और जो यहाँ पे जो चारों धाम है उससे रिलेटेड जो नदियाँ बहती हैं, तो अब चांसेस है कि उससे क्वेश्चन पूछे। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो जैसे 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो हमारा जो केदारनाथ है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ से हमारी निकलती है ये मंदाकिनी निकलती है आपकी, केदारनाथ से मंदाकिनी। गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकलती है। यमुनोत्री से आपकी यमुना निकलती है। और तथा बद्रीनाथ से आपकी कौन सी नदी पहले निकलती है? पहले निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा आगे जाके जब ये बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे क्या बनता है? नंद प्रयाग। पहले हमारा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर इसके बाद हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा धौली गंगा जहाँ पे आके बद्रीनाथ से जब चलती है तो वो जो अलकनंदा से आके मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा के मेल को नंद प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के मेल को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और जब इसके बाद हमारी जो पिंडार गंगा है प्लस नंद प्रयाग जब जाके मिलती है वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। उधर जब मंदाकिनी और ये हमारी अलकनंदा के जहाँ मिलती है वहाँ पे क्या बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे आके मिलती हैं वो क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे ए फाइन जॉब, यहाँ पे देखिए बात ये की गई है कि इजराइल में अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण, वो 100 में से 63 लोगों पे हो रहा है। और हमारे यहाँ जो टीकाकरण हो रहा है 100 में बस 0.4 लोगों के ऊपर। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन 135-40 करोड़ है। तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो 10-15 करोड़ के आसपास है, जिससे उनका वैक्सीनेशन करना आसान है। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत टफ है। और वहाँ पे जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो 37% जो है 0 से 59 साल के लोग होता है तथा 60% से ज़्यादा जो हैं, जो मतलब 60 साल से ज़्यादा हैं, उनका 78% वैक्सीनेशन किया गया है। क्योंकि देखिए इनको ज़्यादा खतरा है, इसलिए इन्हें वैक्सीन पहले दी जा रही है बूढ़े लोगों को। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा। तो जो ये आर्टिकल मैं डिस्कस करूँगा आज, द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि दुनिया में जब इंडिया में डेमोक्रेसी है, जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये भारत हमारा, और यहाँ पे जब आप डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे आप इंटरनेट को एक बैग शट डाउन कर देते हो, कुछ नियम जो पुराने हैं उनको लगा करके, और कुछ जो अभी आपने बोल दिया कि ये राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और उसकी शांति का मैटर है, हम इसको लेकर के इंटरनेट क्या कर रहे हैं? शट डाउन कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और इस समय तो और ज़्यादा, क्योंकि कोविड-19 के चलते सब कुछ ऑनलाइन, ई एजुकेशन प्लस इसके बाद आपके टेलीमेडिसिन प्लस
जो आपने आरोग्य सेतु ऐप बना रखा था, जिससे लोगों को क्या कर रहे थे कि यहाँ इतने केस है। अब जहाँ आपने शट डाउन किया, जैसे जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शट डाउन रहा, जहाँ पे 223 दिन तक लगातार 370 के बाद शट डाउन रहा, और अभी मैंने कल न्यूज़ में आपको बताया बहाल किया गया इंटरनेट 4G वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वर्क फ्रॉम होम, टेली मेडिसिन की सुविधा, किसी को चिकित्सीय सलाह लेने की सुविधा, आरोग्य सेतु जो ऐप आपने बना रखा था, ई एजुकेशन, वो किस तरह से चल रही होंगी। वहाँ पे लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। इसको आगे हम देख लेते हैं, डेटाबेस मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्ब्स के स्टैटिस्टा है, उन्होंने बताया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शट डाउन है वो भारत में किया जाता है। देखिए ये डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पे इंटरनेट शट डाउन की ये हालत है। उसके बाद पाकिस्तान है, इराक है, सीरिया, टर्की, कांगो है, फिर इथोपिया है, ईरान है, चाड है, इजिप्ट है। तो सबसे ऊपर हमारा भारत है, और पाकिस्तान से देखिए कितने गुने ज़्यादा है। तो यही बात राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश होते हुए भी यहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग का अधिकार जो हमारा सरकार द्वारा जो हनन किया गया उसका, वो सही नहीं है। क्योंकि हमारे जो इंटरनेट का प्रयोग का अधिकार है, जनवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि जो इंटरनेट के प्रयोग का अधिकार, उसकी पहुँच जो है एक क्या है, एक मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया है। और मौलिक अधिकार का हनन करना बहुत बड़ा क्या है, भारत के संविधान के हिसाब से पाप है। और इसमें क्या करना चाहिए, इसमें किसको एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ लॉज हैं जिनके हिसाब से ये इंटरनेट शट डाउन करते हैं, तो राज्यों के जो गृह विभाग हैं, मतलब जो राज्यों के क्या हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का गृह विभाग, बिहार का गृह विभाग, तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इंटरनेट को बंद करते हैं। इसके लिए ये प्रयोग करते हैं दूर संचार सेवाओं का स्थायी निलंबन नियम है 2017 का, उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। ये मैंने नीचे PDF में दे रखा है, जब आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा। इसे सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल नियम 2077 भी बोला जाता है। जो केंद्र सरकार के सचिव होते हैं और जो राज्य सरकार के सचिव होते हैं, उनके पास ये पावर होती है। तो क्या वो उनके पास पावर होती है कि वो इंटरनेट को बंद करें। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा जो 144 आप बोलते हो, ये धारा 144 1973 के अंतर्गत 1973 तक कई शट डाउन किए जा चुके हैं। उस समय इंटरनेट नहीं था, तो मैसेजिंग को, मतलब जो मैसेज होते थे आप तार के माध्यम भेजते थे, वो सब ब्लॉक कर दिए जाते थे, जब तक कि ये जो हमारा नया नियम 2017 में आया, दूरसंचार अस्थायी निलंबन नियम, वो नहीं आ गया, तब तक वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये बंद करते थे। हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, ये 1885 का है। इसकी धारा 5(2) के तहत बताया गया कि अगर केंद्र व राज्य सरकार अपनी सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल की स्थिति में, अगर मतलब जो पहले क्या होता था, पहले इंटरनेट था नहीं, तो लोग क्या चिट्ठी लिख के अपना मैसेज पास करते थे। तो क्या करते थे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था, 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको लगता था कि हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है, विरोध की मतलब भावना लोगों में प्रबल हो रही है, तो क्या करते थे, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को यूज़ करके मैसेजिंग जो लोग पत्र भेजते थे, सब पत्र व्यवहार बंद कर देते थे, बोलते थे ये संप्रभुता और सुरक्षा का प्रश्न है। और जो नया नियम है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हमारा 2000, जिसको मैंने कई बार डिस्कस किया, धारा 69 तथा धारा 66। धारा 66 को अभी सुप्रीम कोर्ट ने सजा सिंघल बनाम कौन सा केस है, भारत संघ का 2015 का, उसने क्या बोला, उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है और इसे निरस्त किया जाए। तो देखिए किसान बिल के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया अभी, तो जो वो प्रदर्शन के समय 26 जनवरी के दिन जिस तरह से दिल्ली में तथा उसके अगल बगल जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो इंटरनेट को ब्लॉक किया गया, तो आप गणतंत्र लोकतंत्र की बात करते हो, गणतंत्र लोगों का तंत्र, वहाँ पे इस तरह की हरकतें आपको क्या मतलब शोभा देती हैं। ये पहले ही, अभी ये नया नहीं हुआ है, उससे पहले भी ये कश्मीर में इतने दिन इंटरनेट शट डाउन रहा, CAA NRC वाले मुद्दे पर भी कई दिन तक इंटरनेट शट डाउन रखा गया। तो वो कहाँ तक जायज़ है, ये आपको करना ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जब बोल चुका है एक बार कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत मानवाधिकार है, तो यहाँ पे आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व अंश संस्था हैं,
इस शटडाउन को क्या बोलते हैं, सामूहिक दंड है। मतलब आप एक तरह से लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप को ला रहे हो कि एक तरह से सबको दंड दे रहे हो, तो ये दंड सही नहीं है। ये क्या करते हैं, नागरिकों के स्वतंत्रता एवं अधिकारों का हनन करते हैं। और फिर इसके बाद कोविड-19 का आपने देखा है, कोविड-19 के इफेक्ट के चलते सब कुछ क्या हो गया, एकदम बंद हो गया। तो लोग इंटरनेट के माध्यम से जो तुरंत की अपडेट थी वो लेते रहते थे, जहाँ टीवी नहीं है। प्लस इसके बाद जहाँ पे बच्चे ई एजुकेशन जो ले रहे हैं, जो टेली मेडिसिन मैंने आपको सब बताया ना, तो वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कैसे यूज़ कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो भारत में जो लोकतंत्र है उसकी मर्यादा को यहाँ पे ठेस पहुँचती है। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति लोगों के स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखी, क्योंकि कोविड-19 के समय लोगों की हालत बहुत जर्जर हो गई थी। दूसरी बात, जो आपने ऑनलाइन सुविधाएं दे रखी थी वो, और सब भी जो सुविधाएं थी कि आप चिकित्सा से सलाह ले सकते हो, प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये योजना चल रही है अंत्योदय अन्न योजना, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, वो सब मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, ऐसी स्थिति थी। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बुजुर्ग थे उनको हुई, क्योंकि उन्होंने, कई लोगों ने बीमा ले रखा था हॉस्पिटल का निजी क्षेत्रों से, वो बीमा पेमेंट नहीं कर पाए। प्लस इसके बाद कई जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, जो गर्भवती महिलाएं थी, उन्हें मतलब जैसे लोग गूगल करके अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ देख लेते हैं, उससे संबंधित परामर्श गूगल से भी बड़े बड़े डॉक्टर्स उनसे लेते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत हुई, बच्चों के सामने जो समस्याएं आई। तो इस तरह से जो आप इंटरनेट बंद करते हो वो सही नहीं है। इसके लिए क्या करो, आपके यहाँ जो एडवांस, जो आपने साइबर लॉ एजेंसी बना रखी है, उनको बोलो कि ऐसा एडवांस सिस्टम बनाएं, इनोवेट करें, ऐसा नवाचार करें जिससे कि सामूहिक दंड ना हो। जैसे आप कोई मैसेजिंग करते हो, अगर उस टाइप की मैसेजिंग है जो राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के सामने, शांति के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, आप उसको तुरंत पहचान लो। तो इस तरह से सिस्टम बनाओ, ऐसा नहीं कि एक के चलते पूरे मतलब सबको एक ही रस्सी में बांध के सबको डुबो रहे हो। तो इस तरह से ये सही नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था तो एकदम नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों का अधिकारों का हनन है। तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें लोगों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों का हनन किए बिना आप क्या करो, उनको सुरक्षा, संप्रभुता और शांति की गारंटी दे सको। तो ये टोटल कंप्लीट आज का डिस्कशन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।